नमस्कार स्टूडेंट्स, अदम्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशा कंवर भाटी आप लोगों के लिए पशु परिचय भर्ती के अंदर जो पार्ट बी वाला पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री का, उसकी सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू चल रही थी हमारी। उस सीरीज़ के अंदर आज हम लोग नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में आप सभी के सामने हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पशुओं में बंध्याकरण। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा और एक बहुत शॉर्ट टॉपिक है। ठीक है, इतने से चांसेस भी रहते हैं क्वेश्चंस आपके पुटअप होने के। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को लिख लेते हैं। टॉपिक का नेम है पशुओं में बंध्याकरण। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। कुछ तो आपको नाम से भी आइडिया लग रहा है, बंध्याकरण, बंध्य। ठीक है, बंध्याकरण का मतलब हो गया बांध रहे हैं, किसी चीज को बांध रहे हैं, रोक रहे हैं, उसे हम लोग बंध्याकरण कह रहे हैं। अब बेसिकली आपका जो भर्ती है उसके अंदर हम लोग गाय भैंसों के बारे में अत्यधिक पढ़ेंगे, लेकिन हमें सभी पशुपालित जानवरों के बारे में पढ़ना है जिनका उपयोग हम लोग पशुपालन के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय और भैंस हो गया, ये चार मुख्य तो पढ़ने ही है। उसके अलावा सभी पशुओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बंध्याकरण बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम मनुष्यों में नसबंदी होती है। बंध्याकरण का थोड़ा सा मीनिंग नसबंदी से अलग हो जाता है, पर उद्देश्य एक ही होता है। जब हम किसी को प्रजनन के लिए अक्षम कर रहे हैं, मतलब उसका प्रजनन के लिए हमें यूज ही नहीं करना है, तब हम क्या कर देते हैं, मनुष्यों के अंदर नसबंदी कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर नसबंदी, नस को हम बांध देते हैं। और यहाँ पर बंध्याकरण जो है आपका, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीटली जिस ऑर्गन के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है उस ऑर्गन को ही बाहर निकाल देंगे, या अंडकोशों को हटाना। ठीक है, उस प्रकार का ये हम लोग जो तरीका इसमें इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग ये कहेंगे। अब पहली चीज आती है कि क्या बंध्याकरण केवल नर पशुओं का होता है? नो, बिल्कुल नहीं। बंध्याकरण नर एवं मादा दोनों पशुओं का हो सकता है, बट हम पशुपालन के विभाग के हिसाब से अगर हम लोग देखें और पशुओं के हिसाब से देखें तो हम लोग इसमें केवल नर पशु का करते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने मादा पशुओं का बंध्याकरण कर दिया तो मादा पशु तो हमारे लिए काम आ रहे हैं। किसके लिए? आगे जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए। प्रजनन होगा तभी तो उसमें क्या होगा, दुग्ध उत्पादन होगा। और कहीं ना कहीं एक जो पहला या परोक्ष रूप से हम निर्भर है वो किसके लिए है? डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए ही इसके ऊपर निर्भर है। बंध्याकरण डेयरी के लिए गाय भैंसों के अंदर काम आता है कि हम, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, बैल ज़्यादा हो गए, आक्रामक स्वभाव उनका हो रहा है, तब हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप बकरे और भेड़ के अंदर देखिए, जिनका उपयोग हम लोग दुग्ध उत्पादन के लिए ना करके मांस उत्पादन के लिए करते हैं, तो ऐसी अवस्थाओं के अंदर हम लोग वहाँ पर नर पशुओं का बंध्याकरण कर देंगे। उससे क्या होगा कि वो प्रजनन के लिए अक्षम हो जाएंगे, उनमें ऐसे हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे जिसके लिए वो प्रजनन कर सके, और उस वजह से उनकी बहुत सारी एनर्जी बचेगी और उसके मांस का जो गुणवत्ता होगी वो नो डाउट बहुत ही बेटर कंडीशन में होगी, इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा आएगी। तो छोटे जो पशु हो गए, भेड़ या बकरी, उनके अंदर तो हम लोग किस वे में कर रहे हैं, मांस की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। और गाय और भैंस के अंदर जो हम करेंगे उसके अंदर किस वे में करेंगे कि हम उसको प्रजनन नहीं करवाना चाहते बट बाकी काम कर लेंगे, जैसे कि टीजर बुल बना सकते हैं, पर कितने बनाओगे। या फिर अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, मैं इस बारे में यहाँ पर नहीं बोलूँगी, ठीक है, कि हम लोग कई बार जो बड़े पशु होते हैं उनका भी मांस का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर भी उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें भी करते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर। और अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हम बैलों का उपयोग कृषि कार्य के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हम बैलगाड़ी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में उसको प्लविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं उन पशुओं का, तो इस कंडीशन में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बंध्याकरण की परिभाषा को लिख लेते हैं कि बंध्याकरण होता क्या। तो यहाँ पर देखो, नर पशु के बारे में ही लिखना है, तो वही हम लिखेंगे कि नर पशुओं को प्रजनन हेतु अक्षम करने के लिए अंड कोशों को हटाना। ये क्या हो गया? बंध्याकरण। कि नर पशु जो हो गए उनको हमें प्रजनन के लिए अक्षम करना है, प्रजनन के लिए यूज नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में हम उसके अंडकोशों को हटा देंगे। अब अंडकोश हटाने के लिए कई प्रकार की विधियों का हम लोग उपयोग करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सर्जरी के अंडकोश ही बाहर निकाल देंगे, और कई बार हम ऐसा करेंगे कि अंडकोश को निष्क्रिय करेंगे। तो इसमें हम दोनों चीजें लिख सकते हैं इस विधि के अंदर। अंडकोश को निष्क्रिय भी कर सकते हैं, अंडकोश को निष्क्रिय करना भी
बंध्याकरण में ही आता है, बंध्याकरण कहलाता है। दोनों कहलाते हैं। हम या तो उसको हटा दें, रिमूव कर दें, या फिर हम उसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पर निष्क्रिय कर देंगे। तो ये दोनों ही क्या है आपके पशुओं के अंदर, बंध्याकरण के अंदर ही उसी परिभाषा के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर आपका। फिर अब हम आते हैं कि कब करना है, उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहेंगे। तो उद्देश्य हम यहाँ लिख देंगे, उद्देश्य क्या है हमारा, सबसे पहला उद्देश्य तो हम यहां पर लिखेंगे प्रजनन के अयोग्य करना, ताकि वो प्रजनन ना कर सके। ठीक है, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल दैट हम कई बार ऐसे गाय की या भैंस की कोई ऐसी वैरायटी उसके ऐसे बोले जो कि ठीक है वो प्रजाति इतनी अच्छी नहीं है, हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो हम उसे प्रजनन के लिए अक्षम कर देंगे और हम कोई हाई ब्रीड लेकर आए। क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बाहर से दूसरा सीमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य ये हो गया मांस हेतु, मांस हेतु नहीं, मांस उत्पादक पशुओं में मांस की गुणवत्ता बढ़ती है, इससे मांस गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, और क्या हो गया, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे थर्ड पॉइंट क्या हो गया, पशु की आक्रामकता को कम करना, पशु आक्रामकता को कम करना। ठीक है, क्या होता है ये पशु आक्रामकता, क्यों हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हर नर पशु, देखो क्योंकि आजकल हम आर्टिफिशियली जो इंसेमिनेशन मेथड है या कृत्रिम गर्भाधान मेथड है उसका उपयोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम बेलों का उपयोग नहीं कर रहे हैं प्रजनन के लिए। लेकिन जो प्रजनन का समय रहेगा, ठीक है, जिसके हम लोगों ने हीट पीरियड की बात करी थी पहले गायों के अंदर, उस समय अगर जो पशु हो गए, नर पशु हो गए, उनमें हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत हाई रहेगा। ऐसी कंडीशन में उनको चाहिएगा, ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से प्रजनन करना चाहेंगे, बट उस समय अवेलेबल ना होने के कारण इनमें ये इतने आक्रामक हो जाते हैं, इनके सींग बहुत ज़्यादा, क्योंकि नर पशु तो ऑब्वियस सी बात है सींग बहुत बड़े होंगे, और ऐसी कंडीशन में ये आक्रामकता या अग्रेसिवनेस को शो करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है। इवन पशुओं को आपस में भी करता है कि ये लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उससे क्या होता है, सींग लगने से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो पशुओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बांध्याकरण करना पड़ता है। बांध्याकरण इंपॉर्टेंट है, तो उसकी आक्रामकता भी कम हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन नहीं रिलीज होगा उसके अंदर, क्योंकि अंडकोश ही क्या कर रहा है, हार्मोन का रिलीज कर रहा है, तो अंडकोश रिमूव हो जाएगा इसके अंदर, तो बाकी सारी प्रोसेस जो होगी वो ऑटोमेटिक ही आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि किस समय में कब करना है। ठीक है, बांध्याकरण कब करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आती है आयु। भाई क्या आयु जानवरों की हमें यूज करनी है इसके अंदर, तो सबसे पहले अगर हम लोग बकरी, बकरा वो भेड़, इनके अंदर जो आयु रहेगी वो 1.5 से 2 माह, मतलब इतने छोटे बच्चे जो रहेंगे अगर मेल है तो हम क्या कर देंगे, इसमें बंध्याकरण कर देंगे, और ये बहुत अच्छा है, भेड़ और बकरों में तो करना ही है, क्योंकि हमें मांस की उत्पादकता को बढ़ाना है। नो डाउट अगर जो बॉडी की पूरी एनर्जी है वो इस तरफ चली जाएगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके उत्पादन के अंदर। तो 1.5 से 2 माह, और छोटा इसीलिए इस्तेमाल करते हैं बच्चा, क्योंकि उस समय उसकी बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं, कोमल रहते हैं, तो उस समय अगर हम सर्जरी करते हैं या कोई अदर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको इतना नुकसानदायी नहीं होगा, इसीलिए इस समय हम लोग को कर देना चाहिए। और दूसरा हम लोग देखेंगे गाय या भैंस, सॉरी गाय क्यों, हम बेल लिखेंगे ना, बेल, सांड या नर भैंस। ठीक है, इनकी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर जो होगी वो भी यही होगी कि 1.5 से 2, लेकिन वर्ष, साल में लिखते हैं, वर्ष लिखते हैं, तो कितना हो गया आपका 1.5 से 2 वर्ष। खैर आपको बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स के अंदर कहीं जगह पर 6 से 12 माह भी देखने को मिल जाएगा। अगर संकर प्रजाति है तो वहां पर आपको ये कर सकते हो, अगर संकर जाति है तो 6 से 12 माह, और अगर वो क्या है आपका
देशी प्रजाति है, ठीक है। तो ऐसे में आप 1.5 से 2 वर्ष ले सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि देखो संकर प्रजाति के अंदर प्रजनन के लिए परिपक्व भी तो वो जल्दी हो रहे हैं, 18 माह में तो परिपक्व हो जाएंगे, इसीलिए उससे पहले करना बहुत बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू लेट करना, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के अंदर आयु के इस समय में हम लोग को करना है। अब बहुत सारी जगह पे मिलता है कि मौसम कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस मौसम में इनकी ये आयु हुई है उसी समय हमको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बड़े पशुओं की अगर हम बात करें तो सर्दी में बेटर रहता है, क्योंकि उस समय जो अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया, एंटीसेप्टिक की जरूरत पड़ी या ऐसा कुछ हो गया, तो वो उस समय इतना नहीं फैलता है एज कम्पेयर टू गर्मियों में या फिर बरसात में। उस समय इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, इसीलिए हम शीत ऋतु को उसके लिए बेस्ट समय मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जो टाइमिंग रहा है उस समय बच्चे का, तो वही टाइमिंग हमको लेना ही पड़ेगा उसके अंदर। ये हो गया कंप्लीट कि किस समय हम लोगों को करना है और कैसे करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विधि की, कि कौन कौन सी विधि का हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। विधियां क्या है आपके, देखो अगर हम लोग पुरानी विधि देखें तो पुरानी विधियों में हम लोग क्या करते थे, वो लोग अंडकोश को कटवा देते थे, सींग जो होते थे आक्रामकता कम करने के लिए जो नर पशु होते थे उनके सींग छोटे कर देते थे, सींग निकाल देते थे, और नाक के अंदर जो रस्सी डालते थे ना, जिसको हम लोग कहते हैं गाँव की भाषा में नथुना करना कहते हैं, नाक में रस्सी डालना, ये जो चीज़ें थी। और अगर बहुत पुराने रूढ़िवाद में तो डाम भी देते थे, जला देते थे, या फिर उनको पीटना मारना, उनकी जो मसल्स होता था उस जगह पर मार मार के हाथ से और उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये चीजें भी इस्तेमाल में करी जाती है। तो उन विधियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वैज्ञानिक विधियों के बारे में। तो हम देखेंगे विधियां। तो सबसे पहले वाली जो विधि आती है इसके अंदर, जिसको हम लोग वैज्ञानिक विधि का ही हमारा एक पार्ट है, तो वो जो विधि है उसको हम बोलते हैं बार्डिजो कास्ट्रेटर विधि। क्या बोलते हैं? बार्डिजो कास्ट्रेटर विधि। अब हमें क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जाना है ना, तो ऐसा आपके थ्योरेटिकल प्रश्न आने वाला है एग्जाम के अंदर कि क्या होता है इस विधि में, कैसे करते, वो नहीं, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि इस विधि के अंदर करेंगे क्या। तो इस विधि के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें स्पर्मेटिक कोड को दबाकर कुचल दिया जाता है। ठीक है, जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश के अंदर जो आपकी स्पर्मेटिक कोड या एक तरह से नस बोल सकते हैं हम इसको, तो एक प्रकार की ऐसी नली होती है जो वहां पर क्या कर रही है, अंडकोश, इसका काम क्या है वो भी लिख देते हैं। तो यह अंडकोश में रक्त तथा पोषक पदार्थ का संवहन करती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कुचल दिया। तो इसके कुचलने से हमने क्या कर दिया, इसको कुचल दिया, तो इसके बंद होने से अंडकोश में रक्त प्रवाह रुक जाएगा, रक्त प्रवाह रुक जाएगा, और रक्त नहीं जाएगा, पोषण नहीं जाएगा, तो अंडकोश स्वतः ही सूख जाएंगे। सूख जाएंगे अंडकोश, क्योंकि वहां पर रक्त नहीं पहुंच रहा है, और रक्त ही तो हमारे सभी अंगों के अंदर पोषक पदार्थों को और सभी पदार्थों को ले जाने का काम करता है। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बार्डिजो कास्ट्रेटर विधि। अब ये जो विधि है, इस विधि के अंदर किस किस में करते हैं, तो बकरे में भी आसानी से हो जाता है और बेल के अंदर भी कर सकते हैं। तो बकरे में, बेल में, पाड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, पाड़ा किसको बोलते हैं हम लोग, नर भैंस को। तो सभी प्रकार के छोटे बड़े सभी जीवों के अंदर हम बार्डिजो कास्ट्रेटर विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो इसमें एक यंत्र आता है, जिस यंत्र को बार्डिजो कास्ट्रेटर ही कहते हैं। जो विधि का नाम है उसी प्रकार से उस यंत्र का भी नाम लिखा हुआ, तो उस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं और उसको हम लोग कट कर देते हैं, जिससे अंडकोश स्वतः ही सूख जाते हैं। ठीक है, दूसरी विधि है
शल्य क्रिया, शल्य क्रिया या बाई सर्जरी, क्या कहेंगे हम इसे, सर्जरी मेथड भी कहते हैं। अब शल्य क्रिया सिंपल सी बात है, ऑपरेशन कर रहे हैं हम इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे कि शल्य क्रिया द्वारा वृषण कोश को, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्रोटम, और हिंदी में भी कई बार स्क्रोटम लिखा हुआ मिल जाता है, स्क्रोटम को काट कर, या इसको हम बोल सकते हैं चीरा लगाकर, चीरा लगाकर क्या करेंगे, छोटा सा चीरा लगता है कहाँ पर, स्क्रोटम पे, वृषण कोश के, जिसके अंदर क्या उपस्थित है, आपके अंडकोश या वृषण उपस्थित है। तो क्या करेंगे, चीरा लगाकर अंडकोश को बाहर निकाल लेंगे, अंडकोश को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें रक्त निकलता है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और वो फिर जो डॉक्टर आते हैं करने वाले वो मेडिसिन देते हैं एंटीसेप्टिक वगैरह, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो सर्जरी मेथड है आजकल हमारे पास यंत्र होने की वजह से हम इस मेथड को यूज़ करना बहुत हम लोगों ने कम कर दिया है, ठीक है। और ये मेथड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़े पशुओं के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। तो यह बड़े पशुओं में उपयोगी, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है ना विधि, उसमें एक मेथड आता है जिसको हम एलेस्ट्रेटर मेथड भी कहते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर बार्जिडोस्ट्रेटर की तरह ही विधि काम में आती है। उसमें भी यंत्र होता है जिससे हम लोग क्या करें, शुक्रजनक नली को हम लोग दबा देंगे और उससे क्या होगा कि शुक्राणु वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, जैसे नसबंदी में होता है उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बंध्याकरण को यहाँ पर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा रासायनिक मेथड है, रासायनिक मेथड जो होता है वो मुर्गा मुर्गी में इस्तेमाल किया जाता है, बट वो मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं कुक्कुट पालन का जो हम लोग मुर्गी का पूरा फाउल या फिर पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो एक पूरा एक अलग टॉपिक है। मैं उसके अंदर इन सभी टॉपिक को इंक्लूड करके उसको हम लोग 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, तो वहां पर मैं उसको समझा दूंगी। यहाँ हम लोग केवल गाय भैंस और बकरी भेड़ों के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बंध्याकरण का मेथड कि कैसे हो रहा है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ समझाने जा रही हूँ कि बंध्याकरण के अंदर कुछ नियम काम करते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम जो होता है वो यहाँ पर लागू होता है, तो मैं एक बार वो समझा देती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या नियम दे रखे हैं, ताकि आपको पता रहे कि आप जब भी काम करेंगे तो आपको कानून और नियमों के अनुसार ही आपको काम किया जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक अधिनियम है हमारे पास में, पशु क्रूरता अधिनियम 1960, ठीक है। ये पशु क्रूरता जो अधिनियम लगाया था वो किसके लिए लगाया था, तो ये पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम के लिए लगाया, रोकथाम के लिए लगाया था, ठीक है। कि भाई कोई भी पशुओं के साथ में मारपीट वगैरह ना करे, क्योंकि अभी जनरली होते ही स्लॉटर्स वगैरह जो होते हैं जहाँ पशुओं को काटा जाता है वो सभी चीज़ें होती है, तो क्रूर तरीके से इनको मृत्यु ना दे सके उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे इसके अंदर एक है आपकी धारा 11 तथा एक उपधारा है 3। इनके अंदर धारा 11 जो है इसके अंदर तो हम लोग क्रूरता को रोकते हैं, क्रूरता जिसके अंदर मारपीट पशुओं को ये सभी चीजें आती है, वो तो हो गया आपका क्रूरता, ठीक है, क्रूरता अधिनियम। और उपधारा जो अधिनियम है, उपधारा जो है इसकी 3rd वाली, इसके अंदर अलाउड था, कुछ अपवाद थे। अपवाद किससे रिगार्डिंग थे, पशुपालन से, क्योंकि देखो जैसे अभी हम बात करें ना पशु क्रूरता के अंदर तो बकरे को काटना भी आता है, मुर्गे को काटना भी आता है, लेकिन वो पशुपालन है, वो एक तरह का व्यवसाय है, तो वहां पर कुछ अपवाद दिए थे, एक्सेप्शंस दिए थे कि आप क्रूर तरीके से आप उसके ऐसा मत कीजिए, तो वो चीजें हैं। तो इसमें कुछ अपवाद थे, वो था पशुपालन जिसके अंदर सींग निकालना, बंध्याकरण, ब्रांडिंग सभी शामिल थे, मतलब ये सब चीजें अलाउड थी। इन सबको क्या कर रखा था गवर्नमेंट ने कुछ समय तक
अलाउ कर रखा था। लेकिन फिर क्या कर लिया, वही मेथड हो गया कि सींग निकालने के लिए क्या कर रहे थे, उसको मरने के लिए छोड़ देते थे, या जो आपके जितने भी जानवर होते हैं, मेल जो होते हैं, बेल होते हैं, उनको सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और सिर्फ वो ही नहीं मरते, जब उनमें आक्रामकता इतनी बढ़ जाती है तो वो आपस में भिड़ाते हैं, और आपस में भिड़ाने की वजह से भी क्या हो जाता है, उनकी जो बाकी जो जीव हैं उनकी वहाँ पर नुकसान हो सकता है। जैसे कि हम लोग भी जा रहे हैं गाड़ी लेके, तो हमारी गाड़ी को भी अगर आके टकरा जाए तो हमको भी नुकसान हो सकता है उससे, और उन्हें भी नुकसान हो सकता है। तो फिर क्या किया गया, ये चीज़ इसके अंदर शामिल थी। फिर बाद में इस पर विचार किया गया कि कहाँ तक ये सही है। के बाद क्या हुआ, इन सब के बाद में 1962 में, इसी अधिनियम के 1962 के अंदर क्या किया गया था, जो एक धारा थी 4 में, धारा 4 के तहत, धारा 4 के तहत पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना कर दी हम लोगों ने, पशु कल्याण बोर्ड। ठीक है, पशु कल्याण बोर्ड कहाँ का था, हमारे इंडिया का था, इसीलिए हम यहाँ पे आगे लगा देंगे भारतीय कृषि बोर्ड। भारतीय कृषि कल्याण बोर्ड की हम लोगों ने स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी, इंडिया के अंदर करी थी हम लोगों ने। अब ये किस लिए हुआ था, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने क्या कर लिए, नियम बना दिए, किसके रिगार्डिंग, आपके बंध्याकरण के रिलेटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें बंध्याकरण की वैज्ञानिक विधियों का उल्लेख किया तथा कम कष्ट के साथ लाइसेंस युक्त व्यक्ति ही इसको कर सकता है। लाइसेंस किसको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है जो वेटरनर्स होंगे उन्हीं को मिलेगा। तो लाइसेंस युक्त व्यक्ति ही कम कष्ट करके इसको जब प्रोसेस कर सकता है। ये किसने दिया था, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने इसको लागू किया था, ताकि क्या हो सके, पशुओं के साथ इतनी सारी नाइंसाफी ना हो सके। इसके अलावा इसी बोर्ड के अंदर पशुओं को इच्छा मृत्यु भी अलाउड है, क्योंकि मारना तो मना किया। अगर पशु को बहुत अत्यधिक कष्ट हो रहा है तब ऐसी कंडीशन में हम उसको वैज्ञानिक विधि के द्वारा इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एक टॉपिक था आपका ये बंध्याकरण का, जिसके अंदर मैंने आपको जितना हो सकता था उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आ सके कि हमें कितने अच्छे से निःशुल्क रूप में पूरी तरीके से हिंदी में पशुपालन वाला जो पार्ट है वो हमको यूट्यूब पर अवेलेबल हो रहा है, ताकि सबको इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ है वो ऑल्टरनेटिव डेज आती है, ताकि आप आराम से धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ सकें। Thank you.